हमने ऐसे पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का क्लस्टर इसको टेट्राड कहते हैं और इस डिजाइन में होता है। इस डिजाइन का नाम है आइसोबाइलेटरल, जिसमें आपको चारों माइक्रोस्पोर सामने से नजर आएंगे, लेकिन कुछ और डिजाइन्स भी पॉसिबल हैं। कभी कभी 3 सामने होते हैं और चौथा एग्जैक्टली इनके पीछे, नोन एज टेट्राहेड्रल। दिस इज मोर कॉमन इन मोनोकॉट एंड दिस इज मोर कॉमन इन डाइकॉट। जस्ट लुक एट मी, अगर चारों माइक्रोस्पोर सामने की तरफ हैं, है ना, तो ये आइसोबाइलेटरल है, चारों दिखाई दे रहे हैं, जो फर्स्ट डायग्राम है। अगर नीचे वाला पेयर ऐसे 90 डिग्री पे घूम जाए, अगर नीचे वाला पेयर ऐसे 90 डिग्री पे घूम जाए, फिर आपको जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगी उसका नाम होता है डेक्सेट। फिर बच्चे ये लीनियर है और ये टी है, आप चाहे वो टी हो चाहे वो उल्टी टी हो। और ये जो पांचों टाइप के टेट्राड्स हैं, ये एक पौधे में सारे बन सकते हैं, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली एक पौधे में एक ही टाइप का टेट्राड होता है, पर इस पौधे में पांचों टाइप के टेट्राड्स बन सकते हैं। ये हमारा कल का स्लाइड नंबर 1 था। मैं दोबारा बता रही हूँ, टेट्राड का ये वाला डिजाइन हम लोगों ने देखा था, ये आइसोबाइलेटरल होता है और मोनोकॉट्स में बहुत कॉमन है, लेकिन डाइकॉट में टेट्राहेड्रल ज्यादा कॉमन है। 3 माइक्रोस्पोर सामने, चौथा एग्जैक्टली इनके पीछे सेंटर में। ठीक है जी। फिर अगर नीचे वाला पेयर 90 डिग्री पे घूम जाए तो ये डेक्सेट बन जाएगा। ये लीनियर है, ये टी है, टी सीधी भी हो सकती है, टी उल्टी भी हो सकती है। एक पौधे में एक टाइप का टेट्राड होता है, लेकिन अरिस्टोलोकिया एलिगेंस में पांचों टाइप के टेट्राड्स होते हैं। ऑल द 5 टाइप ऑफ टेट्राड्स आर कैन बी सीन। अच्छा जी, ये लेयर्स प्रोटेक्शन करती हैं, ये नरिशमेंट करती है, नाम है इसका टेपिटम। और नरिशमेंट के अलावा ये हार्मोन और एंजाइम्स को भी सिक्रीट करती है। जहां पॉलिनेशन कीड़े कराते हैं, वहां पॉलन चिपचिपे होके कीड़ों के साथ चिपक जाते हैं। दे हैव अ स्टिकी आउटर फैटी लेयर, जो लिपिड और कैरोटीनॉइड्स की बनी होती है, नोन एज पॉलन किट, और ये भी टेपिटम ही बनाता है। जैसे ही कीड़ा नेक्टर वगैरह पीने आएगा, प्लांट अपने पॉलन उससे चिपका देगा, क्योंकि प्लांट के पॉलन स्टिकी होते हैं। स्टिकीनेस पॉलन किट की वजह से है, जो लिपिड और कैरोटीनॉइड से बनी हुई लेयर है, और ये स्टिकी लेयर भी टेपिटम ही बनाता है। हवा में मिक्स्ड टाइप के पॉलन है, कभी ऐसा नहीं होता कि रॉन्ग टाइप का पॉलन गिर के जर्मिनेट कर जाए, राइट टाइप का ही पॉलन जर्मिनेट करेगा। अब मान लो रॉन्ग टाइप का गिर गया, तो स्टिग्मा को कैसे पता चलता है? क्योंकि बेटे जब भी पॉलन गिरे कोई भी, तो स्टिग्मा और पॉलन आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। इस पर्पस के लिए दोनों के ऊपर प्रोटीन्स हैं, हम इनको इनकम्पैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स कहते हैं। इनको मैच करा के देखा जाता है। अगर तो ये मैच कर गई तो ये राइट टाइप का पॉलन होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर ये मैच ना करी तो ये रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और पॉलन के ऊपर इन प्रोटीन्स को बनाने का क्रेडिट भी टेपिटम को ही जाता है। टेपिटम के बहुत अच्छे अच्छे काम है, सिक्रीशन करना, न्यूट्रिशन बनाना, हार्मोन बनाना, एंजाइम बनाना। ये वही एंजाइम है जो माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग करके पॉलन ग्रेन बनाता है। और जो चिपचिपाहट है एंटेमोफिलस प्लांट के पॉलन्स में, जो पॉलन किट की वजह से होती है, वो भी टेपिटम ही बनाता है। और कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स भी पॉलन के ऊपर टेपिटम ही बनाता है। लेकिन टेपिटम का एक बड़ा मेन फंक्शन कल हम लोगों ने सीखा था कि ग्लैंडुलर टेपिटम एक थैले से बनाता है, यूबिश बॉडी, जिसमें बनता है एक मटेरियल जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। जब पॉलन डेवलप हो रहा होता है, तो ये मटेरियल उसकी एग्जाइम पे जाके जम जाता है इन वेरियस डिजाइन्स, जिससे ना सिर्फ एग्जाइम खूबसूरत हो जाती है, बल्कि रेजिस्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है। कोई भी एसिड, अल्कली, टेम्परेचर, बैक्टीरिया, एंजाइम इस स्पोरोपोलिनिन को तोड़ नहीं पाएगा। तो अगर ये एग्जाइम पे जम गया तो एग्जाइम को भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो सदियों पहले के पॉलन जो जमीन पे गिरे हुए हैं, जिनके सारे पार्ट्स टूट फूट चुके हैं, उनकी एग्जाइम आज तक नहीं टूटी, क्योंकि एग्जाइम को तोड़ा ही नहीं जा सकता ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन।
इसलिए उनकी एग्जाइन अमर हो गई है। सो ऐसे पॉलन्स को हम माइक्रोफॉसिल्स कहेंगे। और ये मटेरियल इतना हार्ड कैसे है, मतलब है क्या बेसिकली, तो ये फैटी मटेरियल होता है। ये क्यूटिन का रिश्तेदार है जो हमने क्यूटिकल में पढ़ा था। और आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो आप बोलोगे ये कैरोटिनॉइड्स का पॉलीमर होता है। कैरोटिनॉइड्स आर फैटी इन नेचर, सो ये पॉलीमर है बेसिकली, एंड ये वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑफ दिस प्लेनेट है। सो बिना स्क्रीन को देखे अब मैं सिर्फ बोलूंगी, देखो आपको समझ आ गया। टैपिटम के 5 फंक्शन हमने पिछली स्लाइड पे करे थे, ये 6वां और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। टैपिटम का नाम है ग्लैंडुलर टैपिटम, वो पाउचेस सिक्रीट करता है यूबिश बॉडी, उसमें बनता है वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल स्पोरोपोलिनिन। पॉलन की डेवलपमेंट के टाइम पे ये मटेरियल पॉलन के बाहर जाके उसकी एग्जाइन पे जम जाता है इन वेरियस पैटर्न्स एंड डिजाइन, जिससे ना सिर्फ एग्जाइन बड़ी खूबसूरत हो जाती है बल्कि रेजिस्टेंट भी हो जाती है। सारा पॉलन टूट फूट जाए लेकिन एग्जाइन को कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन डेपोजिशन। तो जो सदियों पहले के पॉलन गिरे हुए हैं, जो टूट फूट चुके हैं अंदर से, सिर्फ उनकी एग्जाइन बची हुई होगी क्योंकि एग्जाइन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर तो ये एक तरीके के फॉसिल बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलन बहुत छोटे साइज का होता है, सो हम इनको माइक्रोफॉसिल्स कहेंगे। स्टडी ऑफ पॉलन इज कॉल्ड पैलियोनोलॉजी। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड मटेरियल है, आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लो, ये डिसॉल्व नहीं होगा। कोई भी बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं पाएगा, इवन अगर आप हाई टेम्परेचर पे भी ले जाओगे ये टूटेगा नहीं। और याद रखना ये एक फैटी मटेरियल है जो क्यूटिन से रिजेंबल करता है, बहुत ही रेजिस्टेंट है। और एग्जैक्टली बोले तो ये कैरोटिनॉइड्स का ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर है। ठीक है जी। अनदर पोर्शन, यंग एंथर में हम लोगों ने माइक्रोस्परंजिया पढ़ा था। यंग एंथर में माइक्रोस्परंजिया होता है और फिर एनसीईआरटी कहती है इट डेवलप इनटू पॉलन सैक। जब इसमें पॉलन बन जाते हैं तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। एक लोब के दोनों पॉलन सैक आपस में जुड़ के पॉलन कैविटी बनाते हैं। पॉलन कैविटी पॉलन से भर जाती है और ये इंडिकेशन है कि एंथर मैच्योर हो गया और फटने के लिए तैयार है। जब भी कोई बॉडी मैच्योर होती है तो वो सूखती है, डिहाइड्रेट करती है। इवन हमारी स्किन भी हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ डिहाइड्रेट होती है। तो एंथर भी मैच्योरिटी की तरफ चल पड़ा है, वो मैच्योर होके डिहाइड्रेट हो रहा है, उसका एक एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इवन जो उसके एंडोथीशियम सेल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सूखेपन की वजह से सेल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसकी मोटाई तो बराबर नहीं थी तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी बराबर नहीं होगी। मोटी वॉल कम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और पतली वाली वॉल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इस अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सेल अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन करे, इस वजह से इस पूरी बॉडी में स्ट्रेस आ जाएगा और एंथर अपनी वीकर पोर्शन से फट जाएगा। वीकर पोर्शन आपको पता है कौन सा है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। सो ऑब्जर्व दिस। ठीक है बेटे। सो एक फाइनल रिवीजन नाउ, डोंट लुक एट द स्क्रीन। बिल्कुल यंग कंडीशन में एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पंजिया, फिर वो धीरे धीरे जब डेवलप करके पॉलन बनाता है तो आप उसको बोलते हो पॉलन सैक, और फिर एक लोब के 2 पॉलन सैक आपस में मर्ज करके एक बड़ी सी कैविटी बनाते हैं जो पॉलन ग्रेन से भर जाती है। ये इंडिकेशन है एंथर मैच्योर हो गया, फटने के लिए तैयार है। अब कहते हैं कि जब ये मैच्योर हो जाता है, फटने के लिए तैयार होता है, तो ये सूखा हुआ हो जाता है और इसके हर एक सेल में कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्राइनेस की वजह से। इसके एंडोथीशियम सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो अनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और हमेशा बॉटनी में याद रखो कि जब कोई सेल अनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट करे ना, तो वो उस बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर देता है जहां वो सेल पड़ा होता है। ये सेल अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मोटी वॉल से कम कॉन्ट्रैक्शन होगी, पतली वॉल से ज्यादा, और दिस अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन
रिएक्शन लीड्स टू स्ट्रेस, और एंथर अपनी वीकर पार्ट से फट जाएगा और हम इस वीकर पार्ट को कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब आप कहोगे टैपिटम कहाँ गया, मिडल लेयर कहाँ गई, तो वो तो कब की खत्म हो चुकी है, क्योंकि टैपिटम जो है वो नरिशमेंट दे के फिनिश हो चुका है, और मिडल लेयर तो आपको पता उससे भी पहले डिजेनरेट हो जाती है। जो पॉलन ग्रेन है ये ऑलमोस्ट गोल होता है। आपकी टिप्स पे होना चाहिए, नीट का टिपिकल क्वेश्चन है कि इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 म्यूएम के करीब। बहुत इजी याद करना, सेल भी एक है, न्यूक्लियस भी एक है, क्रोमोसोम का सेट भी एक है, और धूप से, रेडिएशन से उन क्रोमोसोम को कौन बचाता है, जो आजू बाजू अनसैचुरेटेड फैट पड़ा हुआ है। ये पॉलन ग्रेन ग्रीन नहीं होते, ये नॉन ग्रीन होते हैं, येलो वगैरह होते हैं, और अक्सर इनका टेक्सचर डस्ट जैसा होता है या पाउडर जैसा होता है। ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रही है ये इसकी सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें एग्जाइन के बारे में आप अच्छे से जानते हो। एंटाइन काफी डिफरेंट होती है, अगर एग्जाइन मोटी थी तो ये पतली है, अगर उसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन जमा था तो ये पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। एग्जाइन डिसकंटिन्यूअस है, देखो यहाँ पे एब्सेंट है, जबकि एंटाइन कंटिन्यूअस है। जिस जगह पे एग्जाइन एब्सेंट होती है वो ये वाली जगह है। मोनोकॉट में एक ही ऐसी जगह मिलेगी, डाइकॉट में 2-3 ऐसी जगह होंगी जहां एग्जाइन एब्सेंट होगा। इसको बोलते हैं मोनोकॉल्पेट और इसको कहते हैं बाई या ट्राइकॉल्पेट। ये जगह स्लिट की फॉर्म में है, नोन एज फरो, ये जगह पोर की फॉर्म में है, नोन एज जर्मिनल पोर। और बेटे बहुत सारी कंट्री में पॉलन को फूड सप्लीमेंट के तौर पे खाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अनसैचुरेटेड फैट के अलावा स्टार्च भी होता है और एथलीट और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। हालांकि पॉलन का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि पॉलन ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस करता है, लंग्स की प्रॉब्लम करता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर। ठीक है, और इस जड़ी बूटी का पॉलन बहुत डेंजरस है क्योंकि लंग्स को नहीं, हार्ट को भी खराब करता है। हमारी गलती से ये जड़ी बूटी हमारे कंट्री में आ गई थी, अदरवाइज ये इंडिया का प्लांट नहीं है। जब हमने बाहर से कनक मंगाई तब इसके दाने मिक्स होके आ गए और इंडिया का वेदर इसके लिए बहुत सूटेबल हुआ और अब ये जड़ी बूटी हर जगह पे फैल चुकी है, यूबीक्यूटस हो चुकी है। ऑब्जर्व दिस लाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर आई कंटिन्यू विद द लास्ट स्लाइड, एक बार इसका मेन पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ। ये टर्म्स बस याद करनी है। ये होता है ऑलमोस्ट गोल, डायमीटर 25 से 50 म्यूएम के करीब है, सेल भी एक है, न्यूक्लियस भी एक है, क्रोमोसोम का सेट भी एक है, और जो आजू बाजू के फैट है ये रेडिएशन के डैमेज से इस न्यूक्लियस को बचा के रखते हैं, क्रोमोसोम को बचा के रखते हैं। यहाँ सिर्फ फैट ही नहीं है, यहाँ पे स्टार्च भी होता है। याद रखना पॉलन ग्रेन का टेक्सचर डस्टी या पाउडरी होता है और ये नॉन ग्रीन कलर के होते हैं। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। वॉल के ऊपर, एग्जाइन के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का डेपोजिशन है, लेकिन इंटाइन पैक्टोसेलुलोज की बनी है। बाहर की एग्जाइन मोटी है, इंटाइन पतली है। एग्जाइन डिसकंटिन्यूअस है, इंटाइन कंटिन्यूअस है। At some places exine is absent। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे अगर वो चारों तरफ होगी ना तो फिर आगे चल के पोलन ट्यूब कहां से बाहर निकलेगा। मोनोकॉट में एक ही जगह पे एब्सेंट होगी और डाइकॉट में 2-3 जगह पे। ये होता है मोनोकॉल्पेट, ये होता है बाई या ट्राइकॉल्पेट।
ये जगह स्लिट की फॉर्म में होती है फरो, और ये जगह पोर की फॉर्म में होती है जर्म पोर। अपने रिजर्व फूड की वजह से बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री में पोलन को बेचा जाता है टैबलेट और सिरप की फॉर्म में। कॉस्मेटिक्स, केयर, नेचर केयर प्रोडक्ट्स और एथलीट रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पोलन को यूज किया जाता है। लेकिन बहुत सारे पोलन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी प्रॉब्लम भी करते हैं। खास तौर पे ये जड़ी बूटी के पोलन बहुत डेंजरस हैं, सो काइंडली इंश्योर कि ये आपके आजू बाजू कहीं उगी नहीं होनी चाहिए। इसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कॉमन नाम इसका गाजर बूटी है, और इसके जो पॉलन्स हैं वो हार्ट को भी प्रॉब्लमेटिक, हार्ट में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और ये जड़ी बूटी हमारी कंट्री की नहीं थी, गलती से इंट्रोड्यूस हो गई है और अब ये हर जगह पे फैल चुकी है, यानी कि यूबिक्यूटस। एग्जाइन तो वैसे ही अमर है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें भी बिल्कुल इंटैक्ट रहे तो पोलन को फ्रीज कर दिया जाता है। पोलन को लो टेम्परेचर पे फ्रीज करना ये क्रायो प्रिजर्वेशन है, जो लिक्विड नाइट्रोजन से अचीव होगा। और जहां हम ये काम करते हैं उनको कहते हैं पोलन बैंक्स। क्या फायदा है पोलन को फ्रीज करके रखने का? जब हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जब हम प्लांट्स की नई नई वैरायटीज बनाएंगे, तब ये पोलन काम आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग के केस में एग और स्पर्म को फ्रीज करके रखा जा सकता है। स्पर्म बैंक्स होते हैं जहां हम ये काम करते हैं। अब एग और स्पर्म को हमने फ्रीज करके रख लिया बहुत लो टेम्परेचर पे, और फिर जरूरत पड़ने पर हम लेबोरेटरी में उनका फ्यूजन करके टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, है ना। तो सेम यहाँ है, अगर आप पोलन को भी फ्रीज करके रखना चाहते हो फ्यूचर यूज के लिए, आप चाहते हो पोलन बिल्कुल ठीक ठाक जो है रहे, तो पोलन को लो टेम्परेचर पे फ्रीज करो, बहुत लो टेम्परेचर -196 डिग्री, और ये लिक्विड नाइट्रोजन से अचीव होता है। इतने लो टेम्परेचर पे फ्रीज करना ये क्रायो प्रिजर्वेशन होती है। और जिस जगह पे आप पोलन को ऐसे रखोगे वो पोलन बैंक्स हैं। अगर हम आगे चल के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करने चाहते हैं तो ये पोलन उसमें काम आएगा। अब पोलन की वायबिलिटी कितनी होती है, कितनी देर में उसमें ताकत रहेगी कि वो फीमेल को जाके फर्टिलाइज कर सके, ये पोलन की वायबिलिटी है। व्हीट, राइस, मेज में सिर्फ आधे घंटे की, और सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी में काफी महीनों तक की। समझ गए? सो वायबिलिटी इज वेरी वेरिएबल। वायबिलिटी को मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इजीएस्ट स्लाइड है, सो जस्ट एक क्विक रिवीजन ध्यान से सुनना कि पोलन में कितनी देर ये ताकत रहती है कि वो स्टिग्मा पे गिरे और फीमेल को फर्टिलाइज करे, वो वायबिलिटी होती है। व्हीट, राइस, मेज में सिर्फ आधे घंटे की। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हीट का पोलन मंडे को निकला, ट्यूसडे को जाके स्टिग्मा पे गिरा, क्या उसको फर्टिलाइज कर पाएगा? बेटे उसकी उसकी वायबिलिटी तो आधे घंटे में खत्म हो गई है, सो वो तो कब का वेस्ट हो चुका है। वायबिलिटी खत्म हो जाए फिर वो पोलन यूजलेस होता है, फिर वो स्टिग्मा को जाके फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, चाहे उसके ऊपर गिर भी जाए। समझ गए हो? लेकिन वायबिलिटी हमेशा इतनी छोटी नहीं होती। सोलेनेसी यानी पोटैटो की फैमिली में, रोज की फैमिली में और मटर की फैमिली में वायबिलिटी महीनों तक रहती है। और वायबिलिटी डिपेंड करती है जीन्स पे और बाहर की कंडीशंस पे। ठीक जैसे हमारी हाइट कितनी होगी ये हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है, और इस पे भी डिपेंड करती है कि हम डाइट कैसी ले रहे हैं, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं। सो वायबिलिटी भी जीन्स पे डिपेंड करती है, पर कुछ हद तक बाहर की कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग डालो, माइक्रोगमेटोजेनेसिस, और बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप 5-10 मिनट आज वेस्ट हो गए आपके, सो प्लीज, हल्की सी क्लास लेट शुरू हुई है, सो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, जल्दी से डायग्राम बनाओ। माइक्रोगमेटोजेनेसिस जल्दी से।
हाँ जी बेटे बना लिया। यशिका, गौरीश, ओके। संयम बना लिया बच्चे आपने? चलो आप अपना पेन ड्रॉप कर देना, कॉपी बिल्कुल बंद कर देनी है, पहले मेरे से समझना, फिर जो भी मैं लिखूंगी एंड में नोट करना, ठीक है? पहले इसको ध्यान से तसल्ली से सुनो, रिलेट करो, रिलेट करना सीखो। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली इवेंट हमने पढ़ी थी स्पोरोजेनेसिस, अब ये इवेंट नंबर 2 है गमेटोजेनेसिस। और आपको पता है ये ड्यूटी किसको दी गई है? पॉलन ग्रेन को। सो पॉलन ग्रेन को ड्यूटी मिली है कि वो ये काम करेगा, स्टेप नंबर 2 करेगा। और क्योंकि पॉलन ग्रेन को ये ड्यूटी मिली है तो हम पॉलन ग्रेन को मेल गमिटोफाइट कहेंगे, क्योंकि ये गमीट को बनाएगा। सो pollen grain represent मेल गमिटोफाइट। सो मैं पहले बता दूं कि ये इवेंट नंबर 2 होने जा रहा है। ये ड्यूटी पॉलन ग्रेन को मिली है, ये गमीट्स को बनाएगा। और क्योंकि ये गमीट्स को बनाएगा तो हम इसको गमिटोफाइट कहेंगे। सो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गमिटोफाइट। ठीक है, चलो हमें पता चल गया कि जो होने वाला है ये पॉलन ग्रेन करेगा। दूसरा क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन तो एंथर के अंदर बनता है, और क्या ये काम वो एंथर से निकलने के बाद करेगा? बिल्कुल गलत। ये काम वो एंथर में बैठा बैठा करेगा, जहां वो खुद पैदा हुआ था। और मैंने +1 में भी ये चीज आपको बहुत बार कराई थी कि जब कोई अपनी मदर प्लेस पे ही काम करना शुरू कर दे, यानी जहां वो खुद पैदा हुआ था वहीं पे अपने आगे की ड्यूटी परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो उसको प्रिकॉशियस या इन सीटू डेवलपमेंट या जर्मिनेशन कहते हैं। सो जो मैं बताने जा रही हूँ, पॉलन ग्रेन जो करेगा वो एंथर से बाहर आके नहीं करेगा, एंथर में ही बैठा बैठा वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी शुरू कर देगा। और जब कोई अपनी मदर प्लेस पे ही काम करना शुरू कर देता है तो उसको हम प्रिकॉशियस या फिर इन सीटू जर्मिनेशन या डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे प्रिकॉशियस या इन सीटू जर्मिनेशन होगा। चलो अब हमें एक दो चीजें समझ आ गई हैं कि जो इवेंट होने वाला है वो पॉलन ग्रेन करेगा, और ये भी पता चल गया कि वो एंथर से बाहर आके नहीं करेगा बल्कि एंथर में बैठा बैठा ही स्टार्ट कर देगा। और अब जरा देखते हैं कि वो क्या करेगा। सबसे पहले बच्चे उसमें वैक्यूल अपीयर होंगी, जो कि उसके न्यूक्लियस को धक्का मार के कोने पे कर देंगी। थोड़ी देर बाद ये वैक्यूल जुड़ के बड़ी वैक्यूल बन जाएगी। न्यूक्लियस को धक्का मार के कोने पे कर दिया गया है, और ये न्यूक्लियस अब डिवाइड करेगा माइटोसिस से। तो सबसे पहले वैक्यूल अपीयर होके न्यूक्लियस को पुश करके साइड पे कर देंगी, और न्यूक्लियस जो है माइटोसिस से डिवाइड करेगा, स्पिंडल बनेगा। पर न्यूक्लियस तो कोने में था, तो स्पिंडल भी कोने में बनेगा। ऐसा स्पिंडल एसिमेट्रिकल होता है, एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा, तो उसकी प्रोडक्ट भी फिर एसिमेट्रिकल बनेगी, एक सेल बड़ा एक सेल छोटा। बड़े वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं, और छोटे वाले सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। बड़े वाले सेल को पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि एक तो उसका साइज बड़ा, एक उसमें खूब सारा रिजर्व फूड मटेरियल है, एक उसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर है। जबकि छोटे वाला सेल चिपका हुआ होगा। थोड़ी देर में ये छोटे वाला सेल सेपरेट हो जाएगा और बड़े वाले के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाएगा। ये होती है पॉलन ग्रेन की स्टेज, जिसको कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। और 60% के करीब केसेस में पॉलन इस स्टेज में बाहर निकल आएगा। सो आपने मेरी बात सुनी, ध्यान से सुनना, दोबारा बताती हूँ। पॉलन एंथर के अंदर बैठे बैठे किसी काम को शुरू कर चुका है। वो काम क्या है देख लो। न्यूक्लियस को धक्का मार के साइड पे कर दिया जाएगा, वैक्यूल अपीयर होएंगी, फ्यूज करके एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाएगी, न्यूक्लियस को कोने पे भेज दिया जाएगा। पुत्र जी, न्यूक्लियस अगर सेंटर में होता तो एक प्रॉपर स्पिंडल से डिवाइड करता, है ना। अब वो कोने में चला गया, अब जो स्पिंडल बनेगा वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर यहाँ स्पिंडल बनता तो ऊपर नीचे बराबर बनता,
कोने में स्पिंडल बन रहा है, सो वो ऊपर नीचे बराबर नहीं होगा, एक तरफ बड़ा होगा एक तरफ छोटा। याद रखना ऐसे स्पिंडल को एसिमेट्रिक स्पिंडल कहेंगे। तो फिर इसकी प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होगी, एक सेल बड़ा होगा एक सेल छोटा। तो माइटोसिस होती है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, एक सेल बड़ा और एक सेल छोटा बनता है। बड़े वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल कहते हैं और छोटे वाले सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। बड़े वाले सेल में खूब सारा रिजर्व फूड है और इररेगुलर न्यूक्लियस है, छोटे वाला सेल चिपका हुआ है। थोड़ी देर में वो सेपरेट होके बड़े के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाएगा। 60% के करीब एंजियोस्पर्म में पोलन इस स्टेज में एंथर से बाहर आना शुरू कर देता है। तो ये वो स्टेज होती है जब पोलन बाहर आ जाएगा, हम इसको कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। लेकिन बच्चे माइक्रोस्कोप के नीचे एक चीज आपको दिखेगी कि इसका साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होगा। इसका मतलब अभी इसमें एक डिवीजन होनी बाकी है। ये स्पिंडल शेप का सेल है, किनारों से पतला बीच में बड़ा, पर ये डेंस बड़ा होता है, गाढ़ा बड़ा होता है। इसका मतलब अभी इसने एक डिवीजन और करनी है, वो भी माइटोसिस होगी और उससे बनेंगे दो मेल गमीट। मैंने +1 में भी आपको समझाया था कि गमीट भी सेल होता है। इसका मतलब टोटल सेल कितने हो गए हैं? 3। सो 60% केसेस में पोलन ऐसे बाहर आता है और बाकी के केसेस में पोलन सारे काम निपटा के बाहर आता है और इस स्टेज को हम 3 सेल्ड स्टेज बोलेंगे। गमीट बनके तैयार हो गए हैं, गमीटोजेनेसिस खत्म हो गया है और ये इवेंट नंबर 2 था। सारे जने एक बार ऑब्जर्व करो बिफोर आई रिवाइज फाइनली। ठीक है बेटे, चलो अब एक काम करते हैं, अब स्क्रीन मत देखना, मैं सिर्फ बोलूंगी, देखो याद हो गया। स्टेप नंबर 1 हमने शुरू में पढ़ लिया, स्पोरोजेनेसिस। ये स्टेप नंबर 2 है गमीटोजेनेसिस। ये ड्यूटी पोलन ग्रेन को दी गई है, सो वो गमीट बनाएगा। सो आप उसको बोलोगे गमीटोफाइट, पर वो एंथर से बाहर निकल के नहीं, वहीं पे बैठा बैठा बनाने शुरू कर देगा। जब कोई अपनी मदर प्लेस पे काम करना शुरू कर दे तो उसको प्रिकॉशियस डेवलपमेंट कहते हैं। क्या काम करेगा बच्चे? इसके पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस को धक्का मार के कोने में कर दिया जाएगा, बड़ी बड़ी वैक्यूल अपीयर होंगी, वो फ्यूज करेंगी, न्यूक्लियस कोने में चला जाएगा। नाउ दिस न्यूक्लियस विल अंडरगो माइटोसिस और एक स्पिंडल बनेगा जो बराबर नहीं बन पाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस कोने में था। स्पिंडल एसिमेट्रिक बनेगा, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा। तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे वो भी ऐसे ही बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाले का नाम है वेजिटेटिव या ट्यूब सेल और छोटे वाले का नाम है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को पहचानना बड़ा आसान है, विद लॉट्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड इररेगुलर न्यूक्लियस। जबकि छोटे वाला सेल जो है वो शुरू में तो चिपका रहता है, बाद में अलग होके बड़े के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाता है। याद रखना ये स्पिंडल शेप का सेल होता है और हम इस स्टेज को 2 सेल्ड स्टेज कहेंगे। और 60% से ज्यादा केसेस में एंजियो में पोलन इस स्टेज में एंथर से बाहर आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो सारे काम निपटा के ही बाहर आता है क्योंकि अभी एक डिवीजन होनी बाकी है जो इस सेल में होगी। इसका साइटोप्लाज्म बड़ा गाढ़ा होता है जिससे पता चलता है कि एक डिवीजन होनी बाकी है, वो है माइटोसिस, और ये डिवाइड करके 2 मेल गमीट बनाएगा। ये होती है फाइनल स्टेज जिसका नाम है 3 सेल्ड स्टेज। गमीट बनके तैयार हो गए, इवेंट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने होप अच्छे से सुना है, अगर अच्छे से सुना है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जब से मैंने स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करा है तब से लेके अब तक कितनी डिविजन्स हुई हैं और कौन कौन सी माइटोसिस थी, कौन कौन सी मियोसिस। सो जब मैंने स्पोरो को शुरू करा ना
तब से लेके आज तक कितनी डिविजन्स हुई हैं और इसमें से कितनी माइटोसिस थी और कितनी मियोसिस, ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। बोलो शाबाश। संयम। मैम स्पोरोजेनेसिस में उसकी डिवीजन हुई थी, एक मियोसिस हुई थी जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनी थी, और एक डिवीजन यहाँ पे हुई है माइटोटिक न्यूक्लियस की जिससे मेल गैमीट बना, जनरेटिव सेल, सॉरी। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंगली एक मियोसिस और एक माइटोसिस, राइट? दिस इज योर आंसर। अक्षिका। मैम एक बारी मियोसिस हुई थी उस टाइम पे जब हमने स्पोरोजेनेसिस। आपने इवेंट नहीं बतानी, आपने सिर्फ आंसर देना है, ठीक है बच्चे? मियोसिस और यहाँ पे 2 बारी हुई है माइटोसिस मैम। अच्छा, नमन। मैम 1 meiosis and 2 mitosis। ओके, हर्षदीप। मैम 1 meiosis and 2 mitosis। रिया। मैम 1 meiosis and 2 mitosis। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, सारे जने देख लो। जब ये खुद बना था तो ये मेयोसिस से बना था, है ना? तो पहले तो मैं वो लिख देती हूँ कि ये मेयोसिस से बना था। और आज आपने देखी है बेटा 2 माइटोसिस हुई हैं, ये भी तो माइटोसिस ही हुआ। स्पिंडल का बनना क्या होता है? डिवीजन ही। तो एक माइटोसिस बेटा जी यहाँ पे हुई है और एक माइटोसिस एंड में हुई है। सो एक मेयोसिस और 2 माइटोसिस will finally lead to the production of gametes। So ये है हमारा आज का कंक्लूजन। अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लो क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कितनी मेयोसिस हुई? 1 और कितनी माइटोसिस हुई? 2। इस स्लाइड के ऊपर हम वापस आएंगे। मेल पार्ट खत्म हो गया है और लास्ट में मैं आपको बता रही हूं एक्सेप्शन। ध्यान देना, पेन डाउन रखना अपना। टाइफा, जंकस और क्रिप्टोस्टीजिया में जो माइक्रोस्पोर है वो अलग नहीं हो पाते और हम इनको कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? साइप्रस के केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साइप्रेसी फैमिली का मेंबर है, इसमें से 4 माइक्रोस्पोर में सिर्फ एक ही बचेगा, बाकी तीनों डीजनरेट कर जाएंगे। और कैलोट्रोपिस, अस्क्लेपियस और ऑर्किड्स के अंदर एक पॉलन लोब में, जो पॉलन कैविटी होती है, एक लोब में जितने भी पॉलन्स हैं वो आपस में जुड़ के एक मास बनाएंगे। हम इस मास को कहते हैं पॉलिनियम। सो अपने दिमाग में इमेजिन करो, जिसने मतलब पूरा सुन लिया है, अब उसके लिए तो ये 2 मिनट का काम है, क्योंकि नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको अबनॉर्मल कंडीशंस बता रही हूँ, एक्सेप्शन बता रही हूँ लास्ट में। देखो बच्चे, टाइफा, जंकस और क्रिप्टोस्टीजिया ये ऐसे पौधे हैं जिनके माइक्रोस्पोर अलग नहीं हो पाते हैं और हम उनको बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। अब आप सोचोगे कि ये जर्मिनेट कैसे करेगा, तो मैं आपको बता दूं, इनका एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। सो हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना कि ये कैसे जर्मिनेट करेंगे, बस याद रखो ये अलग नहीं हो पाते। सो जब ये अलग नहीं हो पाएंगे तो आप इनको कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहोगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस, जो कि साइप्रेसी का मेंबर है, इसके चारों माइक्रोस्पोर जिंदा नहीं रह पाते। हमने तो आज तक यही देखा कि चारों अलग हो गए, पॉलन ग्रेन बन गए, नहीं, यहाँ पे 3 मर जाएंगे, सिर्फ एक ही जिंदा रह पाएगा। यूजुअली ये बिहेवियर फीमेल्स शो करते हैं, फीमेल पार्ट्स में होता है फूल के, लेकिन यहाँ मेल पार्ट भी शो करेगा। कैलोट्रोपिस, अस्क्लेपियस ये मिल्क वीड्स हैं। जब आप इन जड़ी बूटियों को तोड़ते हो तो इसमें से दूध जैसा सब्सटेंस बाहर आता है। ऑर्किड्स आप जानते हो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। सो ये जो मिल्क वीड्स हैं और ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाले पौधे हैं, अब इनके अंदर पॉलिनियम बनता है। एक पॉलन कैविटी के अंदर जितने भी पॉलन्स हैं वो आपस में जुड़ के एक मास बनाते हैं पॉलिनियम, और इसका प्लूरल होता है पॉलिनिया। और आक के पौधे में, कैलोट्रोपिस में एक स्टेप आगे जाएगा। ये पॉलिनियम है, ये पॉलिनियम है, ये पॉलिनियम है, ये पॉलिनियम है, और जो पड़ोसी पॉलिनियम होते हैं, यानी इस स्टेमन का पॉलिनियम अपने आजू बाजू वाले स्टेमन के पॉलिनियम से जुड़ जाता है। 2 डंडियां निकलती हैं जिनका नाम
नाम है कॉर्डिकल और ऊपर एक स्टिकी डिस्क बनती है कॉर्पस्क्यूलम, और हम इस पूरे एपरेटस को ट्रांसलेटर एपरेटस के नाम से जानते हैं। सो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ तो बड़ा सिंपल पढ़ा हमने कि भाई जो भी पॉलन है ना एक कैविटी के अंदर वो जुड़ जाता है और मास बनता है, थैला सा बन जाता है, नोन एज पोलिनियम। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो आजू बाजू के पोलिनियम होंगे, जो पड़ोसी पोलिनियम हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस पर्पस के लिए दोनों से डंडी निकलती है, नाम है कॉर्डिकल, ऊपर एक स्टिकी डिस्क बनती है जिसका नाम है कॉर्पस्क्यूलम, और हम इस पूरे अपरेटस को ट्रांसलेटर अपरेटस कहेंगे। अगर इसने अपने पड़ोसी से जुड़ना ठीक समझा है तो बिल्कुल ऐसे फिर ये वाले भी अपने पड़ोसियों से जुड़े होंगे, है ना। तो 1 मिनट के लिए इनको हटा देते हैं हम, जो ये वाला पोर्शन है ना इसको हटा देते हैं। सो क्योंकि ये भी अपने पड़ोसियों से जुड़े होने हैं। सो ये देखो भाई, अब आप मुझे बताओ, बिल्कुल जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाई है वो तैयार हो गई, ये नीचे वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो सेम आ गई। सो ये होता है ट्रांसलेटर अपरेटस। और अब एक इसका बहुत मजेदार पॉइंट सुनना है आपने। पॉइंट ये है कि ये क्या काम करेगा, मतलब ये क्यों बनाई गई है इतनी डिफरेंट सी स्ट्रक्चर। पता क्या होता है, कीड़ा इसके ऊपर आके बैठेगा, कीड़ा यहाँ आके जब बैठता है ना तो ये डिस्क से चिपक जाता है, बिकॉज दिस इज स्टिकी डिस्क। इवन उसकी टांग भी यहाँ से चिपक जाती है, और जब वो बड़ा जोर लगा के उड़ेगा ना तो ये पूरा अपरेटस खींच के अपने साथ ले जाएगा। जस्ट लुक एट मी, जब हम किसी चीज को ऐसे करके पकड़ के, ऐसे चीज पकड़ के पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं, फिंगर की हेल्प से हम किसी चीज को पुल कर लेते हैं, तो ये उसने जानबूझ के नहीं करा, वो बेचारा तो आके बैठा था, अब चिपक गया। अब जब वो जोर लगा के उड़ेगा ना तो ये पूरा अपरेटस उसकी टांग के साथ खींच के चला जाएगा, यानी ये दोनों थैले आपको उसकी टांग के साथ लटके हुए मिलेंगे। सो जब ये दूसरे फूल पे जाके बैठेगा तो ये बैग फट जाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। सो देखो कितना मजेदार तरीका है। और अपरेटस का नाम भी ट्रांसलेटर होता है और पॉलिनेशन का नाम भी ट्रांसलेटर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन है, जो आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। सो बिफोर आई फाइनली रिवाइज दिस पोर्शन, आप लोग यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ कर लो। डायग्राम नहीं बनाई ना तो लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, पहले डायग्राम फिर बाद में बात करते हैं। वसुधा हैंड डाउन करो अपना बेटे जरा, थैंक यू।
रिया, नमन, अक्षिका बना लिया बेटे आपने? Yes, ma'am. चलो, सो बिफोर आई शो यू द लास्ट वन, एक बार आज जो हमने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मेन पोर्शन हमारा हो गया। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो वायबिलिटी है वो कुछ घंटों से लेके कुछ महीनों तक की हो सकती है और वायबिलिटी जीन्स के अलावा बाहर की कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। फिर हमने पढ़ा स्पोरोजेनेसिस हो गया था, अब गमिटोजेनेसिस होगा। ये ड्यूटी पॉलन ग्रेन को दी गई है, तो फिर उसको हम मेल गमिटोफाइट बोलेंगे। जो भी गमीट बनाता है उसको गमिटोफाइट कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट, चलो ये गमीट बनाएगा ये तो हमें समझ आ गया, इवेंट नंबर 2 इसमें होगा, लेकिन क्या ये एंथर से बाहर आके गमीट बनाएगा? नहीं, ये एंथर पे बैठा बैठा जहां ये खुद पैदा हुआ था वहीं पे गमीट बनाने चालू कर देगा। इसको प्रिकॉशियस या इंस डेवलपमेंट या जर्मिनेशन कहते हैं। और कैसे गमीट बनाएगा ये आपने इस डायग्राम में देखा। न्यूक्लियस को पुश करके साइड पे कर दिया जाता है, वैक्यूल बनती है, वो आपस में जुड़ के एक और बड़ी वैक्यूल बन जाती है और न्यूक्लियस को कोने में भेज दिया जाता है। यहाँ पे माइटोसिस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस कोने में था सो स्पिंडल एसिमेट्रिक बनेगा, एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा, और प्रोडक्ट भी ऐसे ही बनेगी, एक बड़ी एक छोटी। बड़े वाले सेल का नाम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल है, छोटे का नाम जनरेटिव सेल है। छोटा सेल तो चिपका हुआ होता है, बड़े वाले सेल में खूब सारा रिजर्व फूड और इररेगुलर न्यूक्लियस होता है। थोड़ी देर के बाद ये चिपका हुआ सेल सेपरेट होके बड़े के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाएगा। कैसे पहचानोगे आप? ये स्पिंडल शेप का होता है और बहुत गाढ़ा होगा। ज्यादातर एनजीओ में 60% के करीब पॉलन इस स्टेज में बाहर आ जाएगा। हम इसको 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं, लेकिन बाकी के केसेस में पॉलन सारे काम निपटा के ही बाहर आएगा, क्योंकि अभी इसकी डिवीजन होनी बाकी है। और ये भी माइटोसिस से डिवाइड करके 2 मेल गमीट बनाएगा। सो कुछ केसेस में पॉलन सारे काम करके ही बाहर निकलेगा। अगर ये 2 सेल्ड स्टेज थी तो इसको हम 3 सेल्ड स्टेज बोलेंगे, ठीक है। और इस फाइनल स्टेज तक पहुंचने और गमीट के बनने तक कितनी डिविजन्स हुई? एक मियोसिस जब ये खुद बना था, और आज हमने देखी 2 माइटोसिस। सो फुली एंड तक आने तक एक मियोसिस और 2 माइटोसिस लगती हैं। मेल पार्ट इज ओवर एंड दीज आर एक्सेप्शन। टाइफा, जंकस और क्रिप्टोस्टीजिया में टेट्राड सेपरेट ही नहीं हो पाता और जुड़ा ही रहता है। हम इसको कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स, जिनका जर्मिनेट होने का अलग मैकेनिज्म है। साइप्रस में चारों माइक्रोस्पोर वायबल नहीं है, 3 मर जाते हैं, एक ही जिंदा रहता है। कैलोट्रोपिस अस्क्लेपियस जो कि मिल्क वीड्स हैं, ऐसी जड़ी बूटियां कि जब आप उनको तोड़ोगे तो मिल्की सब्सटेंस बाहर आएगा। और ऑर्किड जो हमने +1 में भी पढ़े हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, इनमें एक लोब के अंदर जितने भी पॉलन है वो आपस में फ्यूज करके एक थैला सा बना लेते हैं, पोलिनियम। प्लूरल इज नोन एज पोलिनिया। और कैलोट्रोपिस में जो पड़ोसी पोलिनिया है वो आपस में जुड़ जाते हैं। जो पड़ोसी स्टेमन्स के पोलिनिया हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनसे डंडियां निकलती हैं कॉर्डिकल, एक स्टिकी डिस्क बनती है कॉर्पस्क्यूलम, एंड दिस होल apparatus इज नोन एज ट्रांसलेटर apparatus। ये बड़ा जबरदस्त apparatus है। जैसे ही कीड़ा बेचारा यहाँ आके बैठेगा, इस डिस्क से चिपक जाएगा और जब जोर लगा के उड़ेगा तो इस पूरे apparatus को अपनी टांग में खींच के ले जाएगा अनइंटेंशनली। ये दोनों थैले उसकी टांग से लटके हुए दिखाई देते हैं, और जब वो दूसरे फूल पे जाके बैठेगा तो ये बैग फट जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। इस अपरेटस का नाम भी ट्रांसलेटर है और इस पॉलिनेशन के मैकेनिज्म का नाम भी ट्रांसलेटर है, ठीक है जी। और आज का लास्ट पोर्शन ये मैंने आपको +1 में कराया है, मैं कुछ भी नई टर्म नहीं कराऊंगी, जो मैंने कराई थी उसी को रिपीट कर रही हूँ। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल। और अगर सिंगल कार्पल होता है मोनोकार्पिलरी, और अगर फूल में बड़े सारे कार्पल हैं तो मल्टी कार्पिलरी। अब अगर बड़े सारे कार्पल हैं तो हो सकता है वो फ्री हो, एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। ये स्टिग्मा है जहां पॉलन आके लैंड करेगा। ये लंबी पतली ट्यूब है जिसका नाम होता है स्टाइल, और ये बेसल सोलन पोर्शन है जिसका नाम है ओवरी।
ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम है ओवेरियन कैविटी या लक्यूल, और इसी के अंदर पैदा होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जिस मास से कनेक्टेड है, इस मास का नाम होता है प्लेसेंटा, और एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, और बस इसी पोर्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने मेल पार्ट कर लिया है, ये फीमेल पार्ट है, पिस्टल या कार्पल। अब अगर सिंगल कार्पल है, फूल में सिर्फ एक ही कार्पल है एक फूल में, तो मोनोकार्पिलरी, और अगर बड़े सारे कार्पल हैं तो मल्टी या पॉलीकार्पिलरी। सपोज कर लो भाई बड़े सारे कार्पल हैं, अब हो सकता है वो फ्री हो, जो कि बड़ी प्रिमिटिव कंडीशन मानी जाती है, एपोकार्पस, और अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि बड़ी कॉमन कंडीशन मानी जाती है, सिनकार्पस। ये वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे पॉलन आके गिरेगा। यहाँ ट्यूब है जो लंबी और पतली है, स्टाइल, और ये बेसल सोलन फर्टाइल पोर्शन है जिसका नाम है ओवरी। ओवरी की कैविटी को लक्यूल बोलते हैं। इसी में ओव्यूल पैदा होता है, वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और ओवरी और ओव्यूल के बीच के कनेक्शन को प्लेसेंटा, जैसे मदर और बच्चे के बीच के कनेक्शन को प्लेसेंटा कहते हैं, ऐसे ओवरी और ओव्यूल के बीच के कनेक्शन को प्लेसेंटा बोलेंगे। आगे चल के ओवरी पक के फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल पक के सीड बन जाता है। बस इसी को, इसी स्लाइड से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आज की स्लाइड में आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये हमने पढ़ा है माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, और